तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट कर रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस पूरा वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। यानी इसमें पूरा वर्ड प्रॉब्लम को वर्ड को पढ़ना होगा, 2 से 3 बार समझना होगा। लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा पुराना जो हम पढ़े थे फर्स्ट टर्म में उसके बाद रिविजन कर लेते हैं कि हम लोग फर्स्ट टर्म में पढ़े क्या थे। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस आएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस देखेंगे, लाइन ऑफ साइट क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, ये सब चीज़ देखेंगे। और थोड़ा सा पहले पुराना देख लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो पुराना हम लोग क्या देखते थे कि एक राइट एंगल्स है, इसमें से एक एंगल क्या होता था 90 डिग्री का होता था। 90 के ठीक सामने वाला क्या कहलाता था? हाइपोटेन्यूज कहलाता था। तो एज्यूम करते थे कि ये मान के चलो ये थीटा है, तो एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या कहलाता था? इसके ठीक अपोजिट साइड्स क्या कहलाता था? परपेंडिकुलर कहलाता था। इसके एडजेसेंट साइड क्या कहलाता था? बेस कहलाता था। अगर थीटा यहाँ पे हो जाता था तो सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे राइट एंगल्स ट्रायंगल्स में टी रेशियो में लिख लेते हैं। पहला टी रेशियो क्या था? साइन थीटा। दूसरा टी रेशियो क्या था? कॉस थीटा। तीसरा टी रेशियो क्या था? टेन थीटा। साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या था? बेस बाय हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको एज्यूम कर दे रही है ए बी सी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया? बताओ, ए बी हो गया। यानी इसको क्या लिखेंगे? ए बी बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? AC हो गया। बेस यहाँ पे क्या है? BC, तो BC बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? AC हो गया। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या दिख रहा है? AB, बेस यहाँ पे क्या दिख रहा है? BC। इसी का ठीक अपोजिट क्या था? इसका ठीक अपोजिट कहलाता था कॉसेक थीटा। इसका अपोजिट कहलाता था सेक थीटा। इसका अपोजिट कहलाता था कॉट थीटा। यानी टोटल 6 रेशियो था, टी रेशियो 1 2 3 4 5 6। इसका क्या होगा? इसका अपोजिट कर देंगे, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय बेस और बेस बाय परपेंडिकुलर। फर्स्ट चीज इसको याद में रखना है, माइंड में करना है, बार बार इसका हम लोग यूज करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में। सेकेंड मुझे याद करना था फार्मूला एंगल का मतलब साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री सबका वैल्यू क्या है। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या है। सिर्फ 3 याद रखेंगे, उससे बाकी सब बन जाएगा। पहला साइन का, फिर उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन का। तो 0 डिग्री, फिर 0 डिग्री बाद 30 डिग्री, 30 के बाद 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री, लास्टली 90 डिग्री। इसको सॉल्व करने का, साइन का निकालने का तरीका बताया तो याद करो, 0/1, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। फिर रूट लगा देते थे, जो वैल्यू आता था वो साइन का पूरा वैल्यू आता था। यानी साइन 0 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। साइन 30 क्या होता था? 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 डिग्री। ठीक, इसको रिवर्स कर देते थे, cos 0 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2 और cos 90 डिग्री 0 हो जाता है। फिर 10 क्या करते थे? इस दोनों को डिवाइड करते थे। 10 यहाँ पे 10 0 डिग्री 0, ये क्या हो गया? 1/√3 और ये क्या बन गया? 1 और ये क्या बन गया? √3 और ये इन्फिनाइट यानी नॉट डिफाइंड। ये एंगल वैल्यू हमेशा माइंड में रखना है। अगर ये याद नहीं है, कम से कम 10 का बार बार ज़्यादा यूज होगा, इस दोनों का भी यूज होगा, लेकिन 10 का ज़्यादा यूज होगा। ये साइन कोस टेन इसको याद करके रखना है और टी रेशियो, तभी हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, नहीं तो हाइट एंड डिस्टेंस फंस जाएगी थोड़ा सा। तो हम क्या क्या बोले? एक बार टी रेशियो माइंड में रखना है, सेकंड ये एंगल्स याद रखना है माइंड में। अब हाइट एंड डिस्टेंस में एप्लीकेशन क्या है, थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसको इरेज कर दें। ये तो सब चीज पढ़ चुके थे टर्म में हम लोग, ठीक है, बस अभी थोड़ा सा रिवाइज किए। देखो, एप्लीकेशन जानने से पहले सोच लो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन इस तरह से, ठीक है, एक
हॉरिजॉन्टल प्लेन है या प्लेन है, ग्राउंड है जो हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक वर्टिकल लाइन खड़ी है इस तरह से, कोई टावर मान लो या कोई पोल मान लो, ये वर्टिकल खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर यानी कोई एक आदमी यहाँ पे खड़ा है। ये ऑब्जर्वर जो ये टावर है वर्टिकल, तो इसको टावर मान लेते हैं। ये आदमी जो यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, ये क्या कर रहा है, टावर पे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, एक पॉइंट रखा हुआ, इसको देख रहा है। तो ये कैसा देखेगा, इस तरह से देखेगा, इस तरह बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, यानी जो ये हाइपोटेन्यूज बन गया ना, हाइपोटेन्यूज, ये क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये टावर हो गया, ऑब्जेक्ट, ये क्या कुछ ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सीन कर रहे हैं। तो लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एक एंगल बन रहा है। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये एंगल्स बन रहा है, एंगल क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी इस एंगल क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर। क्या देखे पहले, एक लाइन ऑफ साइट था और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन था, उस दोनों के रिस्पेक्ट के साथ जो बन रहा है एंगल, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यही आदमी क्या कर रहा है, ग्राउंड पर नहीं रख के टावर पे चला जाएगा। ये आदमी अब टावर पे चला गया, यहाँ पे आके खड़ा हो गया, ऑब्जर्वर यहाँ पे पहुंच गया। अब ऑब्जर्वर क्या देख रहा है, ऑब्जेक्ट आ गया ग्राउंड पर, यहाँ पे आ गया। अब ऑब्जर्वर इस तरह से देख रहा है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, ऑब्जर्वर कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, मतलब आदमी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ऑब्जर्वर जब यहाँ से यहाँ नीचे देखेगा ऑब्जेक्ट पे, तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, ये वर्टिकल है, ठीक है, और ये एंगल्स बन रहा है। ये एंगल्स को नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, एक इमेजिनरी हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन था, ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन था, बना इमेजिनरी ग्राउंड की। अब देखो ये क्या था, लाइन ऑफ साइट था। ऑब्जर्वर जब ऊपर चला गया तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ ड्रॉ किया, एक लाइन ऑफ साइट, तब ये वाला एंगल्स कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। मतलब एंगल नहीं दिख रहा है बोर्ड, सबको दिख रहा है, हेलो, अच्छा देखो तो नेटवर्क ठीक हो जाएगा तो दिखने लग जाएगा। ऐसा कोई नहीं, यूट्यूब पे फिर इसका रिकॉर्डिंग जाएगा, अच्छा प्रिंट में देख लेना वहाँ पे ठीक से एक बार, अगर कोशिश करो, नेटवर्क थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा आज। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर ग्राउंड लेवल पे है और लाइन ऑफ साइट ये, तो ग्राउंड लेवल वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बन रहा है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब वही हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर बन गया है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे हम तीन टर्म देखें, एक क्या देखें, लाइन ऑफ साइट देखें, दूसरा टर्म देखें एंगल ऑफ एलिवेशन, और तीसरा क्या देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये तीनों टर्म का थोड़ा सा पॉइंट लिखा देते हैं, डिफरेंशियल लिखा देते हैं, नोट कर लेते हैं, उसका फिर इससे रिलेटेड कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए ऊपर, हाइट एंड डिस्टेंस अपनी कॉपी में, और हाइट एंड डिस्टेंस देने के बाद पहला पॉइंट लिखिए लाइन ऑफ साइट। हाइट एंड a line drawn from the eye of the observer to the point in the object view by the observer is called the line of sight।
मतलब क्या, इसका फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये वो पॉइंट है जहां से यहाँ से ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इस पॉइंट को देख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, मतलब ये क्या ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर दिख रहा है। ये क्या बन गया, लाइन ऑफ साइट। और ये हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री का। दूसरा पॉइंट लिखो, एंगल ऑफ एलिवेशन। नेटवर्क मेरा रेड सिग्नल दिखा रहा है आपको क्या? रिकॉर्डिंग है। अच्छा, वो लिखने को हम पिक करके भेज देंगे, पिक करके। द एंगल ऑफ एलिवेशन ये पॉइंट कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ठीक हुआ वीडियो क्वालिटी? हेलो, कोई नहीं, इसका पिक क्लिक करके भेज देंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसका पिक क्लिक करके देखो, अगर किसी का स्क्रीनशॉट अच्छा अगर स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो हम इसको फिर से वापस हम क्या कर देंगे, पिक क्लिक करके भेज देंगे। हमको सिर्फ समझाना था क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या है। तो शायद वो
देखो देखने में सब ध्यान से इधर मान के चलो, ये कोई ट्रायंगल्स, राइट एंगल्स ट्रायंगल्स, ठीक है, ये राइट एंगल्स ट्रायंगल्स है। इसका वैल्यू हम बोलेंगे कि 1 दिया हुआ है और इसका वैल्यू दिया हुआ है √3। अब बोलेंगे थीटा बताओ, ऐसा क्वेश्चन हम लोग टर्म में कर चुके थे। अब ये थीटा मुझे बताना है, तो थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है, और थीटा के एडजेसेंट साइड क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। तो मुझे यहाँ गिवन क्या क्या है देखो, तो परपेंडिकुलर गिवन है और साथ में क्या गिवन है, बेस गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस का कौन सा टी रेशियो होता था, तो परपेंडिकुलर और बेस का टी रेशियो 10 का होता था। 10 थीटा बराबर वो कहलाता था परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो यहाँ 10 थीटा, परपेंडिकुलर वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, और 10 थीटा, तो 10 थीटा डाल देते हैं, और 1/√3 10 थीटा में बताओ कितने एंगल में वैल्यू होता था, 10 30 होता था। तो यहाँ से 10 खत्म होता, थीटा वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। मतलब क्या क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है कि बेस गिवन है कि हाइपोटेनियस गिवन है, इसके हेल्प से हम कौन सा टी रेशियो यूज करेंगे, साइन यूज करें कि कोस यूज करें कि टेन यूज करें, मुझे पता चल जाएगा। अगर वही गिवन होता परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तो हम साइन का यूज करते हैं, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। वही अगर गिवन होता बेस बाय हाइपोटेनियस तो हम किसका यूज करते हैं, कोस का यूज करते हैं। मतलब क्या, किसी भी परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेनियस जिसमें दो तरह गिवन है उसके हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि मुझे कौन सा टी रेशियो यूज करना है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, पहले हाइट एंड डिस्टेंस का पहला एग्जांपल छोटा सा, उसको सॉल्व करते हैं, इसका फिर आगे देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ए टावर इज, लिखो, हम बोल भी रहे हैं मुझसे, आप लिखो भी, ए टावर इज 100√3 मीटर हाई, ठीक। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ इट्स टॉप फ्रॉम ए पॉइंट 100 meters away from its foot। मतलब एक टावर है, वो कितना मीटर लंबा है, वो 100√3 मीटर क्या हाई है। टावर हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये कितना है, 100√3 है, चलिए। तो इसका मतलब फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन और लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल्स बनेगा उसका वैल्यू निकालना है। लेकिन आगे फिर क्या दिया हुआ है, इफ इट्स टॉप, यानी टॉप है फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अवे, यानी 100 मीटर दूर है, कहाँ से, इट्स फुट, यानी इसका फुट ये है, इसके फुट से 100 मीटर दूर पे एक पॉइंट है जो टॉप से जाके मिलता है। मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, मुझे मतलब ये थीटा बताना। बताओ थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। थीटा के नीचे वाला ये क्या एडजेसेंट क्या हो गया, बेस हो गया। मुझे परपेंडिकुलर भी मालूम है, बेस ही मालूम है, तो कौन सा, अब इसको एज्यूम कर लेते हैं ए बी सी। यहाँ पे मुझे क्या क्या गिवन है, ए बी यानी परपेंडिकुलर गिवन है, और ए बी सी यानी मुझे परपेंडिकुलर गिवन है, और ए बी यानी मुझे बेस गिवन है। तो बताओ इसमें होता है टेन थीटा में होता है, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर यानी बी सी बाय बेस यानी ए बी, ठीक है। और मुझे टेन थीटा तो निकालना ही है, यानी थीटा निकालना। तो बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100√3 दिया हुआ है, और ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। ये 100 कैंसिल, टेन थीटा बराबर क्या हो गया, √3 हो गया। मतलब क्या, टेन थीटा √3 किसका वैल्यू होता है, टेन 60 डिग्री का, तो टेन 60 डिग्री। तो ये टेन कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री। यानी यहाँ से हिंस या दस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। समझ में आया? हेलो, उसको बोलो दिख रहा है क्या करें, एलिवेशन निकालेंगे तो एलिवेशन पता चल गया। एक चीज और ध्यान दो, एक चीज थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट एक और बता रहे हैं। लाइन एंगल्स पढ़े हो ना 9th में, लाइन एंगल्स में क्या पढ़ना था लोग को,
क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइन, इसमें से दो परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। इसको कोई लाइन अगर थर्ड लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरह से, थर्ड लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक एंगल्स ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स दोनों आपस में इक्वल होता था। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर सेम, यानी ये एंगल्स और ये एंगल्स हमेशा सेम होगा। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था, ये ग्राउंड था, ग्राउंड से यहाँ जो एंगल्स बन रहा था ये क्या हो रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन था। फिर ऊपर जो एंगल्स बन रहा था ये वाला, ये एंगल्स क्या था, एंगल ऑफ डिप्रेशन था। यानी यहाँ से ये एंगल्स थीटा वन एंगल्स ऑफ एलिवेशन है और ये थीटा टू क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। मतलब क्या, एंगल्स ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों आपस में हमेशा क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों क्या एक तरह से अल्टरनेट एंगल्स हैं। देखो ना, इसको इस तरह से आगे कर देंगे, इसको इस तरह से आगे कर देंगे, क्या हो जाएगा, कट जा रहा है, ये अल्टरनेट एंगल सेम स्टेप से बन जा रहा है। मतलब यहाँ से हम लोग को ये मालूम चल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे रहे हैं, उसको देखो। A tower stands vertically on the ground from a point on the ground 20 meters away from a point on the ground 20 meters away from the foot of the tower. The angle of elevation what is the height of the tower. इसके बाद आप लोग का इंग्लिश का क्लास होगा, ठीक है। ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक टावर क्या करे, हम वर्टिकली स्टैंड यानी खड़ा कर दे, ये टावर है खड़ा ग्राउंड पर, ठीक है। ये क्या है, टावर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑन द टावर, यहाँ से ये फुट यानी इसका पैर ये है, इससे 20 मीटर अवे यानी यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर डिस्टेंस एक है, एक पॉइंट है। तो वहाँ से क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर, यानी यहाँ से टॉप ऑफ द टावर ये है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी ये कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब इसका हाइट निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। अब देखो तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ये फाइंड करना है। तो ये थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा के ठीक सामने वाला एंगल क्या कहलाता है, थीटा के ठीक सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर कहलाता है, और थीटा के बगल वाला एंगल क्या कहलाता है, साइड क्या कहलाता है, थीटा के ठीक अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, थीटा के ठीक एडजेसेंट साइड क्या होता है, बेस, यानी परपेंडिकुलर बेस के बीच रिलेशन है। तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन मतलब क्या, टेन। तो इसको एज्यूम कर लेते ए बी सी, हियर ट्रायंगल्स ए बी सी। तो अब बताओ टेन थीटा का वैल्यू क्या, 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, और बेस क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, ठीक है। और टेन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, टेन 60 बराबर होता है √3, यानी मुझे यहाँ से मालूम चल गया कि टेन 60 इक्वल टू √3 और टेन 60 इक्वल टू बी सी बाई ए बी, यानी बी सी बाई ए बी इक्वल टू √3। बी सी का वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, यही तो मुझे निकालना है। बी सी पुराने ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20, और इधर क्या है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा,
20√3, यही होगी हाइट ऑफ टावर। दस द हाइट ऑफ द टावर इज 20√3। 20√3 60 डिग्री रूट 20√3। हाँ चलो सही है, भागश्री का, अंकित का, बाकी सबका सही है। चलो ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन लिए थे, मतलब क्या, कभी आपको एंगल्स गिवन होगा तो कभी साइड गिवन होगा, एक दूसरा साइड बोलेगा निकालने के लिए, या कभी दोनों साइड गिवन होगा तो एंगल्स बोलेगा निकालने के लिए। ठीक है, एक थर्ड क्वेश्चन और लिखते हैं। एक एंगल, क्वेश्चन सुन लो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लीडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल इज 60 डिग्री एंड द फुट ऑफ द लीडर is 9.5 meter away from a wall. Find the length of ladder. मतलब लेटर में एक सीढ़ी है जो दीवार पे क्या है, इस तरह से खड़ी है, रखी हुई है। ठीक है, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो मुझे लेडर का लेंथ बताना है, यानी सीढ़ी का लंबाई बताना है। वाल बन गया, एक वाल इस तरह से खड़ी है, तो ठीक, वाल खड़ा करके इस पे एक सीढ़ी करा है, और ये वॉल से यहाँ पे कितने डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है, 60 डिग्री का। और 9.5 क्या दिया हुआ है, द फुट ऑफ द लेडर, यानी फुट ऑफ द लेडर यहाँ से वॉल, इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 9.5 मीटर। तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, यानी ये डिस्टेंस क्या है। किसी का है आंसर? ठीक है, भारद्वाज का सही है, और किसी का, विराज आयुष सही है। अब देखो यहाँ पे थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी बेस और हाइपोटेनस के बीच कौन सा रिलेशन होता है, कॉस का रिलेशन होता है। इसको ए एज्यूम कर लेते हैं, इसको बी एज्यूम कर लेते हैं, इसको सी। इन ए ट्रायंगल ए बी सी कॉस थीटा को यहाँ पे क्या दिया, 60 कॉस 60 इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है यहाँ पे, ए बी है, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी। ठीक है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है बताओ, कोई बता सकते हो cos 60 कितना, 1/2 कर दिए। तो cos 60 या AB बाई AC है, तो AB बाई AC इक्वल टू 1/2। AB का वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है, AB का वैल्यू दिया हुआ है मुझे 9.5, और AC मुझे निकालना है बाय 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू 2 इंटू 9.5 मतलब 90 मीटर। तो 10 the length of ladder is 9.90 मीटर। तो कौन सा टी के सीरीज हो रहा है, ये आप पकड़ सकते हो आराम से। एक क्वेश्चन और देखिए,
A kite is flying at a height 75 meters from the ground level. Attached to the string inclined at 60 degree to the horizontal. Find the length of the string to the nearest meter. To the nearest meter. एक काइट इज फ्लाइंग, काइट मान लो यहाँ पर उड़ रहा है, ठीक है। कितना हाइट है इसका ग्राउंड लेवल से 75 मीटर, यानी यहाँ से इसका लेंथ दिया हुआ है 75 मीटर। ये क्या हो रहा है, एक स्ट्रिंग यानी एक रस्सी से बंधा हुआ है इस तरह से ग्राउंड लेवल से, जहाँ पे बंधा हुआ है उसका एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। देखो टू द 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ये है 60 डिग्री, ये हो गया 3 यानी ये मुझे क्या परपेंडिकुलर मालूम है। अब मुझे ये हाइट निकालना है। परपेंडिकुलर हाइट में कौन सा देखें, साइन कन्वेंशन। दो आंसर आ रहा है, किसी और का कुछ और आ रहा है। आंसर होगा कितना, आंसर आएगा देखो 86.6। हाँ, पल्लवी कुमारी सही है। 86.6 यानी अप्रोक्स 87 मीटर्स आएगा। 150 या 10√3 ये सब नहीं। अब कैसे देखो ध्यान से, 75 मीटर से यानी मुझे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ABC, तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस यानी साइन थीटा इक्वल टू BC बाई AC। और साइन थीटा क्या दिया हुआ है, तो साइन 60 क्या होगा बताओ, √3/2। तो √3/2 इक्वल टू BC और AC का BC बाई AC, ठीक है। तो √3/2 BC कितना दिया हुआ है 75 दिया हुआ है बाय AC। तो √3 AC इक्वल टू 2 × 75 यानी AC इक्वल टू 2 × 75 बाय √3। इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 इधर चला गया यानी 75 यानी 150 × √3/3 कट गया यानी 50√3। √3 का वैल्यू तो 1.76 50√3। हाँ सही है पायल। √3 का वैल्यू तोड़ो कितना होगा 1.76। जब इसको मल्टीपल करोगे तो 86.66 के अप्रोक्स यानी 87 मीटर्स, यानी इसका लेंथ क्या दिया हुआ है 87 मीटर। 75√3 यानी कितना, 75√3 नहीं आएगा 50√3। चलो ठीक है, लेकिन √3 का वैल्यू तोड़ देंगे। √3 का वैल्यू 1.76। कुछ क्वेश्चन का PDF अभी हम ग्रुप में भेज रहे हैं, ठीक है। उससे प्रैक्टिस करना है। RS सवाल को भी टच नहीं करना है, ठीक है। RS सवाल क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, बनाना जो बन रहा है उसको बनाओ, लेकिन मिक्स कर दिया बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अभी हम लेवल 1 का RT सवाल को भेज रहे हैं, उससे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आज रहने देते इतना ही।